नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ है आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे कुछ 6-8 महीने बाद मैं बात कर रही हूँ। फरवरी में मिले थे। हाँ जी, काफी कुछ बदल गया। नहीं बदला नहीं। हाँ? जिंदगी तो बदलाव का नाम है, चल रहा है। लेकिन इस बदलाव में जिसे कहते हैं, अरविंद जी कह रहे हैं लोग कि आपकी पार्टी जो किसी एक टाइम पर जिसने देश की राजनीति में भूचाल कर दिया था, राजनीति को ही जिसे कहते हैं अपसाइड डाउन कर दिया था, उसमें खुद भूचाल आ गया। ये क्या? आता रहता है, जिंदगी में भूचाल आता है, पार्टी में भी भूचाल आता है, सब जगह भूचाल आता है। नहीं, लेकिन इससे अरविंद केजरीवाल इस भूचाल से कैसे इससे कैसे निकलने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है आप इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि हमारी पार्टी के अंदर एक दो सीनियर लोगों ने कुछ प्रश्न उठाए, तो वो तो उठाने भी चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। और उनको अंदर नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई थी, उस पर चर्चा भी हुई, उन प्रश्नों को दरकिनार नहीं किया गया। जैसे अन्य पार्टी में होता है कि अगर कोई भी लीडरशिप के खिलाफ प्रश्न उठाता है तो उसको निकाल दिया जाता है, ऐसा नहीं है। उन पे सब पे चर्चा हुई और सब लोग साथ हैं। लेकिन अरविंद जी, अगर आप देखिए तो जिस नई राजनीति की शुरुआत आपने की, देश जो है वो करप्शन के खिलाफ या सिस्टम में जो गंदगी आ गई थी उसके खिलाफ त्राहिमाम जिसे कह सकते हैं मचा पड़ा था, उसको साफ करने की आपने कोशिश की, उसको आपने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, नारा बुलंद किया। लेकिन उसके बावजूद जिसे कहते हैं कि बीज तो आपने बोए और फसल जो है वो नरेंद्र मोदी काट के ले गए। बहुत इंटरेस्टिंग आप बोल रहे हैं। देखिए, हमने इस देश की राजनीति के अंदर पॉलिटिकल डिस्कोर्स को तो बदला है। हमारा जो घोर विरोधी है वो भी इस बात को मानता है। संसद के अंदर कई भ्रष्ट और दागी लोग बैठे हैं। इस मुद्दे को हमने उठाया, बड़े ज़ोर शोर से उठाया। आज भाजपा की जो नई सरकार है वो इसको बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि जो दागी लोग हैं उनको निकाला जाएगा। बोल रहे हैं, करेंगे तो अच्छे। अब जैसे कल शायद 2 केंद्रीय मंत्री या 1 केंद्रीय मंत्री के रेप के खिलाफ, तो निकालना चाहिए उनको। उसी तरह से जो भ्रष्ट लोग हैं, बात तो शुरू हुई, चर्चा तो शुरू हुई। आपके पास वो सारी चीज़ें हो, जैसे पैसा हो, लोग हो, कार्यकर्ता हो, जोश हो, ये सब कुछ हो, ये आम आदमी पार्टी में ये सब कुछ था। आज जब दिल्ली का चुनाव था, पैसा कहाँ था? जो भी था, लोगों का एक सपोर्ट था। 18 करोड़ रुपए थे। जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट था वो लोगों का था। जब आप पार्लियामेंट के विधानसभा के चुनाव के वक्त में आम आदमी पार्टी का डंका जिसे कहते हैं वो बज रहा था, आप लोकसभा चुनाव पे गए तो कह सकते कि अर्श से फर्श पर गिरे? नहीं, मुझे नहीं लगता। पहली चीज़ तो ये कि आम आदमी पार्टी का डंका बज रहा था, ये आप लोग चुनाव के पहले नहीं दिखा रहे थे, चुनाव के बाद डंका दिखाना चालू किया आप लोगों ने। चुनाव के पहले तो कह रहे थे 3 सीट आएंगी, 4 सीट आएंगी। anyway, हमारा एग्जिट पोल कुछ और कह रहा था। अच्छा जी, वो आप ही वाला था? हमारा ही एग्जिट पोल था जो जिसने 30 सच निकला था। ठीक है, बहुत अच्छा, बधाई आपको इसके लिए। लोकसभा चुनाव को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। बड़ी बड़ी पार्टियां जो इतने सालों की पार्टियां थी, कांग्रेस लगभग वॉश हो, ऐसे में अगर एक नई पार्टी आके 4 सीट लेती है, नंबर 1। नंबर 2, दिल्ली के अंदर इतनी आंधी के अगेंस्ट अगर वोट शेयर बढ़ता है, 29 से 34% होता है, 5% वोट शेयर बढ़ता है, और सारी दिल्ली की विधानसभाओं में नंबर 2 पे रहते हैं विद अ वेरी ह्यूज नंबर ऑफ वोट्स। मतलब एक हमारी वो जो हैं उसको 5.5 लाख वोट मिले हैं, कभी सुना नहीं कि उसके बाद भी हार जाए राखी बिरला। तो मेरा ये मानना है कि इसको आप हार से नंबर ऑफ सीट्स की भी 4 सीट आई, मुझे लगता है एक अच्छी शुरुआत है। अरविंद केजरीवाल तो पार्टी के नेता हैं, पार्टी के फेस हैं, और अगर अरविंद केजरीवाल की ये समझ थी कि लोकसभा के चुनाव में हमें दिल्ली और आसपास के राज्यों में कंसंट्रेट करना चाहिए, तो मुझे आपको नहीं लगता कि आपको अपनी सोच पर ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए था? फिर आप कहोगे पार्टी सुप्रीमो बन गया, डिक्टेटर बन गया, ये चलाओगे आप, टिकर चलाओगे, ब्रेकिंग न्यूज़ चलाओगे। आप मीडिया से बहुत प्रभावित हैं, ये क्या है? मीडिया से नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कि कुछ कह दे तो आपको बात मीडिया की नहीं है। देखिए, कोई भी जब पार्टी या कोई भी इस तरह का संगठन चलता है तो वो सब लोगों की सहमति से चलता है। अकेला एक आदमी चलाएगा तो फिर तो सारे चले जाएंगे, फिर तो वो कहेगा अच्छा तुम चलाओ फिर हमारे को। तो सब लोग बैठते हैं, चर्चा करते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, लेकिन जब सारे डिसीजन ले लेते हैं
फिर सारे फिर उस डिसीजन को फॉलो करते हैं। आप तैयार हैं विधानसभा के चुनाव के लिए? बिल्कुल हम तैयार हैं। तो फिर इस तरीके की बातें क्यों आई कि कांग्रेस के एमएलए से बात की जा रही है और ये बिल्कुल बात नहीं की की जा रही है बिल्कुल आप नहीं। की सब गलत है, सब झूठ है। एक अखबार में ये कांग्रेस- खबर आई थी कि आपने भी एलजी को चिट्ठी लिखी, वो गलत है? नहीं, चिट्ठी लिखी थी। उसमें चिट्ठी पूरी पढ़ो, 2 लाइन की चिट्ठी थी। जैसे ही मैं वहाँ से लौटा, मैंने कहा ना, दिल्ली के अंदर मैं घूम रहा हूँ, खूब घूम रहा हूँ। लोगों की ये एक ही नाराज़गी है जहाँ भी जाता हूँ, इस्तीफ़ा क्यों दिया, इस्तीफ़ा क्यों दिया। अब बहुत अच्छी सरकार चल रही थी, अब तो बहुत दुखी हो गए जी। बिजली के रेट भी बढ़ गए, पानी के रेट भी बढ़ गए, भ्रष्टाचार भी बहुत हो गया। इस्तीफ़ा क्यों दिया, इस्तीफ़ा क्यों दिया। तो मुझे लगा कि एक बारी जनता का एक जनमत करवाया जाए कि क्या है। तो मैंने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी 1 दिन पहले। अगले दिन मैं एलजी साहब से मिलने गया। एलजी साहब ने मुझे जब पूरी प्रक्रिया बताई तो मुझे समझ में आया कि इस प्रक्रिया के तहत सरकार बन ही नहीं सकती अब। तो मैंने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सरकार बन ही नहीं सकती है। बस वहाँ कहानी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद ये जो मीडिया के अंदर कयास लगाए जा रहे हैं, ये सारे स्पेकुलेशन। तो इसका बात ये मान लिया जाए कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से चुनाव जाने के लिए चुनाव तैयार। में जाने के लिए आम आदमी पार्टी नहीं, दिल्ली की जनता तैयार है। अब दिल्ली की जनता कह रही है आम आदमी पार्टी हम और तैयार हैं, बिल्कुल एकदम तैयार। कभी कभी कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल का नाम पलटी केजरीवाल भी हो जाता है, क्योंकि अब बहुत अपने सारे जो डिसीजंस होते हैं, क्योंकि किसी के भी चाहे हो सकता है उसके हमने एक 2 चीज़ें देखिए। तो एक ये एक decision वादा में जो कोई जनता से, बदलाव तो नहीं आएगा, मैं ये नहीं, समझना कोई चाहती हूँ। बदलाव नहीं। मैं एक और चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पलटी कौन मार रहे हैं? बीजेपी ने कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो 30% सब्सिडी देंगे। कहा था कि नहीं कहा था पिछले चुनाव के पहले बिजली में? आम आदमी पार्टी ने कहा था 50% सब्सिडी देंगे। दिल्ली में जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, हमने 3 दिन के अंदर 50% सब्सिडी दे दी लोगों को। आज बीजेपी की सरकार बने हुए 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 30% सब्सिडी का नाम नहीं ले रहे। दें सब्सिडी अब वो लोग। जो जो वादे उन्होंने किए, किसी वादे के ऊपर वो, और अब वो कह रहे हैं कि हम गलत लोगों को, क्रिमिनल्स को अपने मंत्रिमंडल में, तो इस रेपिस्ट जिनके ऊपर रेप का वो हुआ उनको निकालना चाहिए, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उनको निकालना चाहिए। अच्छा अरविंद जी, ये बताइए कि बिजली पर आते हैं। दिल्ली में बिजली के ऊपर घमासान मचा हुआ है बिल्कुल जिसे कह सकते हैं। और कांग्रेस ये कह रही है कि अब चलिए बीजेपी की सरकार आ गई है, आम आदमी पार्टी ने रायता फैलाया था और बीजेपी की सरकार उस रायते को और फैला रही है। इन दोनों ने मिलके, और वो कह रहे हैं कि हम तो अलग पीछे बड़े खड़े देख रहे हैं कि इन 2 पार्टियों ने, जिन्होंने ये पूरा रायता बिजली के ऊपर फैलाया था, अब वो इसको आके सॉर्ट आउट करें। तो वहाँ कह रहे हैं हम तो मजे से एक साइड से देख रहे हैं कांग्रेस वाले। कांग्रेस, मैं पहले तो ये कहूँ, पिछले 20 साल में 5 साल बीजेपी की सरकार रही, 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, और 49 दिन आम आदमी पार्टी की सरकार रही। और बीजेपी और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि सारा रायता इन 49 दिनों में ही फैलाया था हम लोगों ने। नहीं, आपकी राजनीति की शुरुआत बिजली के वो लाइन काटने से, वो विजुअल याद है ना, जो चढ़ के सीढ़ियों से चढ़ के आपने काटा था, बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ उस पर। अब पहली चीज़ तो ये आपको याद होगा 7 फरवरी के आसपास इन बिजली कंपनियों ने, जब मैंने सीएजी का ऑडिट ऑर्डर किया, इन बिजली कंपनियों ने आंखें दिखानी शुरू की। आपको याद है इन बिजली कंपनियों को कहा था 11 फरवरी से हम बिजली काट देंगे दिल्ली की, और 11 फरवरी से दिल्ली अंधेरे में होगी। और मैंने कहा था कि अगर तुम लोगों ने बिजली काटी दिल्ली की, तुम्हारे लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे, हम नई बिजली कंपनियां ले आएंगे। 8 फरवरी को मैंने नई बिजली कंपनियां दिल्ली में बुला के और उनके साथ बातचीत करना शुरू कर दिया। और 9 फरवरी को इन बिजली कंपनियों ने कहा कि हम 11 फरवरी से बिजली नहीं काट रहे। 24 घंटे में ठीक हो गई थी बिजली कंपनियां। ये ब्लैकमेलिंग करते हैं। अब बीजेपी की सरकार ऐसे लग रहा है जैसे इनको डिफेंड कर रही है इन कंपनियों को। मैंने एग्रीमेंट पढ़ा था इन बिजली कंपनियों के साथ, जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में लिखा है कि बिजली कंपनियों की जिम्मेदारी है कि 24 घंटे बिजली सप्लाई करनी है इन लोगों को। क्यों नहीं करते ये लोग बिजली सप्लाई? डिफेंड कर रही है बीजेपी की सरकार, तो क्या इसमें कुछ और चीज देख रहे हैं आप, जब ये कह रहे हैं कि बिजली ये दिल्ली, ये पीयूष गोयल जी का आप स्टेटमेंट देखिए, जो स्टेटमेंट था, वो स्टेटमेंट उन्होंने 2 चीज़ें कही। एक तो बिजली कंपनियों की आप जवाबदेही तय कीजिए, आप उनको कहिए कि आप अपना सारा इक्विपमेंट ठीक करो, उनका एग्रीमेंट का वो है, हर साल उन्होंने। दूसरी चीज़, अब ये बिजली कंपनियां जो उनके अंदर ये डीआरसी में अकाउंट्स देते हैं, 17,000 करोड़ रुपए बकाया दिखा रही हैं कि हमें लेना है, घाटा हुआ है। तो ये 17,000 करोड़ ये लोग कह रहे हैं कि पिछले 15 साल में इन लोगों ने कैपिटल में लगाया, तारें ठीक करी, खंबे ठीक करे, इक्विपमेंट लेके आए 17,000 करोड़ रुपए के। पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं कि शीला दीक्षित जी की सरकार में कुछ भी ठीक नहीं हुआ। काफ़ी हद तक ठीक है,
तो ये 17,000 2010 में जब इन बिजली कंपनियों को ऑडिट करवाया गया तो पता चला इन्होंने फर्जी दिखा रखे हैं बिल। तो वो 15 साल में, जो लवली जी इतना चिल्ला रहे हैं, 15 साल में शीला दीक्षित सरकार में कई फर्जी बिल लगा लगा के ये 17,000 करोड़ का बिल बना दिया। ठीक बोल रहे हैं पीयूष गोयल जी, काफ़ी हद तक ठीक बोल रहे हैं। लेकिन अब मैं पीयूष गोयल जी से कहना चाह रहा हूँ कि पहली चीज़ तो 15 साल में आपकी बीजेपी की ऑपोजिशन में सरकार कर क्या रही थी यहाँ पे? अगर वो सारा फर्जीवाड़ा था तो आपके बीजेपी ने ऑपोजिशन में चिल्लाना चाहिए था। और दूसरा, अब आप क्या कर रहे हो? आप नोटिस दो इनको 24 घंटे का कि भैया ठीक करो, ठीक नहीं करोगे तो नई कंपनी ले आएंगे, देखो ये ठीक नहीं हो जाए तो क्या ये मान लिया जाए कि आगे की राजनीति में दिल्ली के विधानसभा के अगर चुनाव होते तो फिर से अरविंद केजरीवाल तार काटते दिखेंगे, फिर से बिजली के ऊपर ही राजनीति शुरू होगी? दिल्ली के मुद्दे उठाए जाएंगे। दिल्ली के मुद्दों में बिजली है, पानी बहुत बड़ा मुद्दा है। दिल्ली के अंदर पानी अब मिल ही नहीं रहा। तो अगर हम कर सकते थे 49 दिन की सरकार में, तो अब तो बीजेपी तो कर सकती है ना, पानी दिला सकती है, बिजली दिला सकती है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी तो वही है ना अरविंद जी, हमारे टाइम में भी थी, हमने तो ठीक कर लिया ब्यूरोक्रेसी को। वही और फिर हमारे ऊपर इल्जाम लगता है हमें सरकार नहीं चलानी आती। लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के अंदर दो धड़े हैं। एक धड़ा जो है, कई धड़े हैं, डेमोक्रेसी है। जो दो ऑब्वियस से धड़े, एक जो धड़ा है वो हावी हो जाता है अरविंद जी के ऊपर और वो अपनी बात मनवा लेता है। कौन से वाला है? ये मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन आपकी पार्टी के लोग कहते हैं कि दो धड़े जो हैं, एक धड़ा बहुत हावी हो गया है और उसने आम आदमी पार्टी पर कब्जा कर लिया, इसलिए और लोगों की बात जो है और वो धड़ा अपने हिसाब से करता है। किसी को किसी सीट पर लड़ना हो तो उसको कहीं और पहुंचवा देता है, किसी को, मतलब उसी की चल रही है। सब बकवास है, सब बकवास है। कई धड़े हैं, एक्चुअली दो नहीं है, कई धड़े हैं, आपको अंदर का पता नहीं है। अच्छा, आपको लगता है अरविंद जी, नाउ दैट कि इलेक्शंस आर ओवर, कि आप जो बनारस में जाके लड़े वो आपका फैसला सही या गलत फैसला था? अगर आप दिल्ली में होते और सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को या पूरे इलेक्शन को मैनेज करते होते तो वो ज़्यादा बेहतर होता, न कि जो लीडर है पार्टी का वो जाके वहाँ पर अपनी रिसोर्सेज और पूरी पार्टी जो है वहाँ पे ही चली गई बनारस में। हम एक ये बताना चाह रहे थे कि इस देश के जो इस देश की जो पार्टियां हैं, एक तो सब पार्टियों के अंदर सेटिंग है कि तुम हमारे बड़े नेताओं के खिलाफ मत खड़े करना, हम तुम्हारे बड़े नेताओं के खिलाफ नहीं खड़े करेंगे। उसको हम ख़त्म करना चाहते थे। हमारे जितने भी पार्टी के बड़े लीडर्स हैं उन्होंने देश के सबसे बड़े बड़े लीडर्स के खिलाफ चुनाव लड़ा। वी वॉन्टेड टू ब्रेक दिस ट्रेडिशन। तो उस डिसीजन पे मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत था। लेकिन आप एज अ स्ट्रैटेजी आप कह रही हैं कि मैं पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ ना जाता, यहाँ ज़्यादा। पर कई बार होता है ना कि पार्टी और देश के बीच में जब चुनना हो तो देश ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पार्टी को 2-4 सीट कम मिली, 2-4 सीट ज़्यादा मिल जाती। लेकिन उससे आपकी पार्टी में जो बिखराव हुआ वो भी उस वजह से नहीं हुआ। पार्टी में बिखराव, देखिए जब आप फिर इस तरीके की खबरें क्यों आती? शाजिया इल्मी का अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ले, या योगेंद्र यादव। शाजिया इल्मी ने मेरे खिलाफ तो कुछ भी नहीं बोला। मैंने सुना है, मैं तो तिहाड़ में था। जी, उन्होंने ये कहा कि मैं अरविंद से बात नहीं कर पा रही। मैं ये सोच रहा था यार तिहाड़ से तो निकल आने देते, मैं बात कर लेता आके। तिहाड़ से बाहर आके, खैर शाजिया से बात करेंगे, अब बुला लेंगे उनको। लेकिन चाहे वो योगेंद्र यादव जी का मसला हो या नवीन जय हिंद जी का मसला हो या फिर उसके बाद मनीष सिसोदिया जी की चिट्ठी। देखिए, किसी भी परिवार में जब 5 लोग 10 लोग बैठते हैं तो आपस में थोड़ी बहुत तकरार तो होती है। तो उस पर डिपेंड ये करता है कि उस तकरार को सॉल्व करने का सिस्टम उस इंस्टीट्यूशन में है कि नहीं है। आप ये सोचें कि हम ऐसे ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लें जो केवल अरविंद की जी हजूरी करेंगे, तकरार नहीं करेंगे बिल्कुल, तब तो डेमोक्रेसी भी ख़त्म हो जाएगी और एवोल्यूशन भी ख़त्म हो जाएगा। ये हमारी पार्टी के अंदर तकरार भी होती है, खूब आपस में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, हम लड़ाई झगड़े करते हैं, लेकिन हमारी पार्टी के अंदर उसको सॉल्व करने के तरीके हैं। योगेंद्र यादव भी हमारे साथी हैं, शाजिया भी हमारे साथी हैं, सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। योगेंद्र यादव ने बड़ा अच्छा, ओवर एम्बिशियस लोगों का जमावड़ा हो गया है आम आदमी पार्टी। कौन एम्बिशियस बताओ? जिस तरीके की बातें या खबरें आती हैं, कौन एम्बिशियस है? उसकी क्या एम्बिशन है बताओ? या क्या आप शब्द बड़े गलत नहीं, मैं शब्द नहीं गलत यूज कर। अगर इस तरीके की बातें आती कि उन्होंने बोल दिया कि वो लीडर्स जो हैं वो उनके कान ज्यादा मजबूत है अरविंद जी के पास, को इस तरीके की खबरें हम तो नहीं लाते हैं ना। आखिर मीडिया में जब अखबारों में जब ये चीज चलती है, कई बार लोग नाराज हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा ना, परिवार में भी लोग नाराज हो जाते हैं। अच्छा अरविंद जी, आप पिछले 2-2.5-3 साल में 2 बार
तिहाड़ होके आए, एक बार हाँ, जब एक बार अन्ना जी के साथ थे, गए, हाँ, है ना। उस वक्त जब आप तिहाड़ गए थे तो एक दूसरे हाई मॉरल ग्राउंड पे गए थे, करप्शन के खिलाफ आवाज बुलंद करने में अन्ना हजारे जी के साथ गए। इस बार क्या हुआ, क्यों आप कानून व्यवस्था को नहीं मानना चाहते थे कि आप जज की, और उस बस टाइम गए बेल नहीं ली थी, तब और आपने गए? कहा था हीरो है अरविंद। हाँ। इस बार भी बेल नहीं ली, इस बार आपने उल्टा दिखाया। नहीं, हमने क्या उल्टा दिखाया, जज कह रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं तो हम क्या गलत उस टाइम में कहा था कि बेल ले लो, हमने कहा नहीं जी बेल नहीं लेंगे। मैं बेल ले लूं तो ऐसे लगेगा जैसे मैं कोई लालू यादव हूं मैं, या कोई मैंने कोई कलमाड़ी हूं मैं। लेकिन गडकरी जी ने तो यही कहा ना, क्योंकि उनके खिलाफ जो भी आरोप लगे उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ और उससे उनको क्लीन चिट मिली। कहाँ मिली? वो इनकम टैक्स की तो क्लीन चिट आई उनके। वो बदमाशी की है उन्होंने। मैं बताऊं इनकम टैक्स का क्या मामला है? डीजी इनकम टैक्स के यहाँ डीजी इन्वेस्टिगेशन होता है। इनकम टैक्स की 2 विंग है, एक स्क्रूटनी की विंग है और एक इन्वेस्टिगेशन की विंग ने सारी जांच करने के बाद वो मामला स्क्रूटनी में भेज दिया है असेसमेंट वालों के पास। तो जब इन्वेस्टिगेशन की विंग से पूछा गया तो इन्वेस्टिगेशन वालों ने कहा हमारे यहाँ कोई जांच पेंडिंग नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? उन्होंने कहा मेरे को तो क्लीन चिट मिल गया। अरे क्लीन चिट कहाँ मिल गई? वहां पे केस पेंडिंग पड़ा हुआ तो है। फिर तो क्या जज जो थे, जो जज थे, उन्होंने तो इसी बेसिस पे कहा ना कि बेल ले लो। नहीं, जज की कसूर नहीं है, ये प्रोसीजर इस देश में बना हुआ है। तो मैंने कहा इस प्रोसीजर को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में अगर कोई भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा तो वो केस में उसी को कहा जाएगा तू बेल ले ले। मैं कहूंगा भाई ये भ्रष्टाचारी है तो मुझे कहा जाएगा बेल ले ले। मुझे लगा कि इसको तोड़ना जरूरी है, इस प्रथा को तोड़ना जरूरी है। तो हाई कोर्ट में जब मामला गया, हाई कोर्ट ने बोला कि अरविंद ने जो प्रश्न उठाए हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, इसके ऊपर हम एग्जामिन करेंगे। तब तक हम अरविंद से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बॉन्ड भर के बाहर आ जाए। मैं बाहर आ गया। लेकिन आपको लगता है कि इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में भी कहीं जो ब्रांड अरविंद है उसमें कहीं डेंट लगा? अरविंद को ब्रांड से क्या लेना देना? मैं कोई शर्ट थोड़ी हूँ मैं कोई पैंट थोड़ी हूँ। नहीं, बट एक ब्रांड तो है ना अरविंद कोई केजरीवाल, ब्रांड नहीं है। क्योंकि उन्होंने एक अलग तरीके की राजनीति शुरू की। अरविंद का तन मन धन परिवार और ब्रांड और इमेज, मेरी सारी इमेज अगर धूमिल हो जाए देश के लिए, मेरी सारी इमेज खत्म हो जाए देश के लिए, मुझे कोई परवाह नहीं है। कहा यह जा रहा है कि आपकी पार्टी के लोग जो हैं वो कांग्रेस के एमएलएज के टच में हैं, उनको तोड़ने के लिए। क्या ये कांग्रेस को तोड़ने के लिए उनके एमएलएज जो है हमारी औकात है? मतलब कांग्रेस, एक बात चलिए कांग्रेस के एमएलएज को आम आदमी पार्टी में लेने के लिए उनके बीच वो हो जाए और वो फिर वहां से आपकी सरकार बन जाए। क्या इस तरीके की बातें नहीं हो रही है? बैकरूम में ये बातें कही जा रही हैं कि इस तरीके की आपके लोग, कांग्रेस के कुछ एमएलएज आपकी पार्टी के सीनियर लोगों के टच में है कि नहीं, ये बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये आप कहते हैं कि आपकी पार्टी इस बेसिस पर कोई सरकार नहीं बनाएगी जिसमें कांग्रेस से छूट के लोग कुछ नहीं आपके साथ मिलेंगे? ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये सारी मीडिया स्पेकुलेशंस है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चुनाव होने चाहिए अनलेस बीजेपी हमारे एमएलए तोड़ने की कोशिश कर रही है। हमारे 8 एमएलएज को बीजेपी ने संपर्क किया है और उनको कहा है कि चुनाव अगर हम कॉन्फिडेंस मोशन प्रेजेंट करें तो आप एब्सटेन हो जाना, या आप रिज़ाइन दे दो तो आम आदमी पार्टी की वो गिर जाएगी और हम अपनी सरकार बना लेंगे। ये 2 ऑप्शंस उनके सामने रखे हैं। बीजेपी वालों को ये नहीं पता कि वो सारे आके मुझे बता देते हैं। पर ये भी तो हो सकता है कि इस बार के चुनाव मैंने ये सुना था कि कांग्रेस वाले 6 टूट के बीजेपी में जा रहे हैं। आपने ऐसा सुना था क्या? ये भी सुन रहे हैं, ऐसा भी सुन रहे हैं। मैं भी ये सुन रहा हूँ, पर पता नहीं क्या होने वाला है। पर आम आदमी पार्टी अपने प्रिंसिपल्स और अपने उसके ऊपर चुनाव लड़ेगी। तो ये मान लिया जाए कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से, पूरी निष्ठा के साथ चुनाव में जाने के लिए तैयार है। अच्छा, ये बताइए कि अगर आपको नहीं लगता कि आपने जैसे कहा बीजेपी, तो बीजेपी भी तो हो सकता है कि सरकार में पूरी तरह से पूर्ण बहुमत में आ जाए विधानसभा में, क्योंकि दिल्ली में आ जाएगी तो चलाएगी सरकार, केंद्र में उनकी सत्ता है। अगर आ जाए तो चलाएं सरकार। अच्छा है, डेमोक्रेसी में तो जनता जनार्दन है। तो आप उसके लिए भी तैयार हैं? उसके लिए भी तैयार है, पर ऐसा है नहीं। दिल्ली के अंदर जनता ने 49 दिन की सरकार देखी है और कहते हैं सर जो 49 दिन में हमने देखा हमने कभी नहीं देखा। पर उन्होंने 49 दिन में एक और चीज देखी अरविंद जी, क्या? जिसको शायद आपको अपने आप से हटाने में बहुत मुश्किल होगी। वो ये कि प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है, दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है, जाके धरने दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है और 4 डिग्री के टेम्परेचर में रजाई ओढ़ के सो भी रहा है राजपथ पे। 2006 में नरेंद्र मोदी जी ने धरना दिया था, और जो धरना दिया था उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने, वो एयर कंडीशनड टेंट बनवाया था, जो बाद में इंटरनेट पे चल रहा है, अडानी ने बनाया था वो टेंट, और उसके अंदर उन्होंने 3 दिन का धरना दिया था। केंद्र से कुछ मांग कर रहे थे। हम धरना दें तो गलत, वो धरना दे तो बड़ा अच्छा। सर ये तो डेमोक्रेसी नहीं चलेगी।
आप मीडिया के बहुत खिलाफ रहते हैं। मैंने को तो कुछ बोला ही नहीं, आप ही मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। मैं मीडिया, लेकिन आपकी तो उस कुछ नहीं तरह के बोला। इलेक्शन के दरमियान आपको इस बात पे थोड़ी रंज थी कि मीडिया जो है वो आपके सपोर्ट में नहीं है, ऐसा क्यों? देखो, मीडिया, हम गलत काम करें तो मीडिया को हमें बख्शना नहीं चाहिए। आप हमारी ऐसी तैसी कर दो, लेकिन अगर झूठी स्टोरीज चलाओ, जैसे अभी 3 दिन पहले एक चैनल ने रात को स्टोरी चलानी चालू कर दी, 1 घंटे की डिबेट वगैरह कर, अरविंद कांग्रेस के सीनियर लीडर से मिला, उनको फ़ोन कर करके हमने कहा भाई मैं नहीं मिला, मेरी कोई बात नहीं हुई, बताओ तो सही। उसके बाद उन्होंने स्टोरी गिरा दी। ये तो ठीक नहीं है ना, ये तो अनइथिकल है। बाद में उन्होंने माना कि उन्होंने अपनी जांच करवाई और एक रिपोर्टर ने गलत खबर दी थी, अरविंद किसी से नहीं मिला। तो आपने तो हमारी ऐसी तैसी कर दी। और जब हम फ़ोन कर रहे थे वो कहते डिफेमेशन केस कर दो, उनको पता है 15 साल चलेगा डिफेमेशन, डिफेम तो आपने कर दिया हमको, अब ये केस वेस तो ये मत करो। आप हम गलत काम करें, आप हमें मत बख्शो, लेकिन हमारे खिलाफ झूठी स्टोरीज मत करो। मेरी हाथ जोड़ के सारे मीडिया से यही रिक्वेस्ट है। एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट हुआ है कि पिछले 2-3 दिनों में आईबी ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने देश में के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट दी है कि देश में बहुत सारे फॉरेन फंडेड एनजीओ चल रहे हैं जो देश की इकोनॉमिक प्रगति को, देश की प्रगति को रोक रहे हैं। आपको क्या लगता है ये क्या है, ये क्या हो रहा है? अगर देखिए, अच्छे एनजीओज भी हैं, बुरे एनजीओज भी हैं। जैसे किसी भी सेक्टर के अंदर अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं। जो बुरे लोग बुरा काम कर रहे हैं उनको मत बख्शिए, लेकिन फॉरेन फंडेड सारे एनजीओज गलत काम कर रहे हैं। आप डिफेंस में तो फॉरेन फंडिंग ला रहे हैं 100%, डिफेंस के अंदर 100% एफडीआई आ सकती है और फॉरेन के पैसे से एनजीओ अच्छा काम नहीं कर सकता। ये तो दोगलापन है। तो मेरा ये कहना है कि किसी को टारगेट मत करें, विच हंटिंग ना करें, वो ठीक नहीं है। कई एनजीओ अच्छा काम कर रहे हैं, उनको अच्छा काम करने दीजिए। जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, देशद्रोह कर रहे हैं, उनको टांगिए। अरविंद जी, एक लास्ट सवाल कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अरविंद केजरीवाल अब क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, थोड़ा सा बिजली कंपनियों पे सख्ती करके दिल्ली वालों को बिजली दिला दो। मैंने 10 मिनट का टाइम मांगा था उनसे मिलने के लिए। हाँ। मैंने कहा जी मैं मिलके बताना चाहता हूँ कि इन बिजली कंपनियों ने मेरे को भी ब्लैकमेल किया था, अब आपको भी ब्लैकमेल कर रही हैं, थोड़ी सख्ती करो इनके साथ। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि बाकी तो बाद में चीज़ें हो जाएंगी। अब दिल्ली वाले बिजली और पानी से त्रस्त हो चुके हैं दिल्ली में। आप उनसे गुजरात भी मिलने गए थे, वहाँ पे आपसे नहीं मिले थे नरेंद्र मोदी। अब आप यहाँ अपने दिल्ली में वक्त मांगा, आपको क्या क्या रिस्पांस मिला कि आपसे वो मिलने वाले हैं, नहीं मिलने वाले? अभी तक तो कोई एक्नॉलेजमेंट भी नहीं मिला। ये बताइए कि आपने नरेंद्र मोदी जी का जो राष्ट्रपति का भाषण था, उसके बाद जो प्रस्तावना में भाषण दिया, उसको सुना आपने? आपको क्या लगा उनके भाषण? बहुत अच्छी बातें बोली उन्होंने। अब वेट कर रहे हैं कि उसको इम्प्लीमेंट करें। जैसे उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्रिमंडल में जो दागी लोग हैं उनको निकाला जाएगा, एमएलएज के खिलाफ एक्शन यहीं से शुरू करें। ये जिनके खिलाफ रेप के चार्जेस लगे हैं, इनको निकालने से शुरू करें, तो एक अच्छी सिलसिला चालू होगा। तो बोला तो बहुत अच्छा, अब लोग वेट कर रहे हैं कि अब इसका सबका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल आमने सामने में। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।